नमस्कार। न्यूज ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश बसु। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जिसकी जनसंख्या केवल 10 करोड़ है। उसका क्षेत्रफल 3,31,212 वर्ग किलोमीटर ही है। उसकी सीमाएं चीन, लाओस, कंबोडिया और दक्षिणी सागर से मिलती हैं। इस देश से अमेरिका का जो युद्ध हुआ था वो 20वीं शताब्दी के प्रमुख सैन्य संघर्षों में एक माना जाता है। यह युद्ध 1 नवंबर 1955 को शुरू हुआ और 30 अप्रैल 1975 को खत्म हुआ। यानी अमेरिका और यह छोटा सा देश लगभग 19 वर्ष 5 महीने तक लड़े। 7,000 दिनों की लड़ाई के बाद भी अमेरिका को शिकस्त ही हाथ लगी। यह युद्ध उत्तर वियतनाम और अमेरिका के बीच हुआ था। अमेरिका नहीं चाहता था कि वियतनाम में साम्यवाद का प्रसार हो। इस युद्ध के लिए अमेरिका ने 1965 में औपचारिक रूप से बड़ी संख्या में सैनिक भेजने शुरू किए और 1973 में अपने अधिकांश बल वापस लेने पड़े उसे। 30 अप्रैल 1975 को सियागान, जो अब हो चिन मिन सिटी है, उस पर उत्तर वियतनाम की विजय के साथ युद्ध समाप्त हुआ और वियतनाम का उत्तर दक्षिण का विभाजन खत्म हो गया। 20वीं शताब्दी की सबसे चर्चित इस लड़ाई में अमेरिका और वियतनाम नाम के देश रहे। यह केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह औपनिवेशिक विरासत, विचारधारात्मक टकराव यानी कम्युनिज्म बनाम पूंजीवाद और एक छोटे देश की साहसिक राष्ट्रवादी लड़ाई की कहानी है। अमेरिका जैसी वैश्विक महाशक्ति को एक छोटे, पिछड़े लेकिन अत्यधिक संगठित देश वियतनाम ने पराजय के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया। यह पहला युद्ध था जिसमें महाशक्ति को एक छोटे राष्ट्र से हार का सामना करना पड़ा। यह दिखाता है कि केवल संसाधन, हथियार और तकनीक से युद्ध नहीं लड़े जाते, नहीं युद्ध जीते जाते। जनता की इच्छा शक्ति, भूगोल की समझ और सही रणनीति अत्यंत निर्णायक होती है किसी भी युद्ध के लिए। वियतनाम युद्ध अमेरिका के लिए केवल एक सैन्य पराजय नहीं थी, बल्कि यह अमेरिकी अहंकार, गलत कूटनीति और जन संघर्ष की ताकत के विरुद्ध एक करारा जवाब था। वियतनाम ने यह सिद्ध किया कि जब एक राष्ट्र अपनी धरती, पहचान और स्वतंत्रता के लिए एकजुट होकर संघर्ष करता है, तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी उसे रोक नहीं सकती है। यह युद्ध आधुनिक इतिहास की एक सीख है। सीख यह है कि सैन्य बल के आगे भी रणनीति, संस्कृति और जनता की भावना कितनी शक्तिशाली हो सकती है। वियतनाम कई सदियों तक चीनी प्रभाव में रहा, फिर 19वीं सदी में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन में आ गया। 1945 में जापान की हार के बाद वियतनामी नेता हो ची मिन ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, लेकिन फ्रांस ने वियतनाम पर पुनः अधिकार जमाने का प्रयास किया। इससे फर्स्ट इंडो चाइना वार 1946-1954 शुरू हुआ, जिसमें वियतनामी राष्ट्रवादियों ने फ्रांस से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। 1954 में इंडियन वियन फू की निर्णायक लड़ाई में फ्रांस की पराजय हुई। जिनेवा समझौते के तहत वियतनाम को अस्थायी रूप से दो भागों में बांट दिया गया, उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। दक्षिण वियतनाम गैर समाजवादी था और उत्तर वियतनाम खांटी कम्युनिस्ट बना। अमेरिका को डर था कि अगर वियतनाम कम्युनिस्ट हो गया तो पूरे दक्षिण एशिया में कम्युनिज्म फैल जाएगा। इस डर से अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम को सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक सहायता देना शुरू कर दिया। 1961 में जॉन एफ कैनेडी के समय अमेरिका ने मिलिट्री एडवाइजर्स भेजे। 1964 में गल्फ ऑफ टॉकिन घटना के बाद अमेरिका ने युद्ध में सीधी सैन्य संलिप्तता बढ़ा दी। 1965 में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर बमबारी अभियान चालू किया, जिसे ऑपरेशन रोलिंग थंडर कहा गया। वियतनाम के कम्युनिस्ट लड़ाके वियल कॉन्ग गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। वे जंगलों में छिपे रहते, भूमिगत सुरंगों का उपयोग करते और अचानक हमले करके गायब हो जाते। वियत कॉन्ग को ग्रामीण लोगों का जबरदस्त समर्थन हासिल था। अमेरिकी सेना को स्थानीय संस्कृति, भाषा और भौगोलिक ज्ञान की कमी थी। ग्रामीणों को दिल और दिमाग से जीतने की अमेरिकी नीति इस युद्ध में विफल रही। हो ची मिन यह एक जटिल और गुप्त आपूर्ति मार्ग था।
जो उत्तर वियतनाम से दक्षिण वियतनाम तक फैला हुआ था। इस मार्ग से सैनिक, हथियार और राशन भेजे जाते थे। अमेरिका ने इसे नष्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। अमेरिका ने सोचा कि अत्यधिक बमबारी से वियतनामी झुक जाएंगे, लेकिन इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। जनता और सैनिकों में हौसला और अधिक बढ़ गया। अमेरिकी सेना पारंपरिक युद्ध में दक्ष थी, लेकिन गुरिल्ला युद्ध में असहाय साबित हुई। जंगलों में सैनिकों को दुश्मन और आम जनता में फर्क करना मुश्किल था। अमेरिका में युद्ध के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन हुए, खासकर विश्वविद्यालयों और बुद्धिजीवियों के बीच। टेलीविजन और समाचारों के माध्यम से लोग युद्ध की भयावहता को प्रत्यक्ष देख रहे थे। माई लाई नरसंहार एक भयानक और कुख्यात घटना हुई, जो वियतनाम युद्ध के दौरान 16 मार्च 1968 को हुई थी। इसमें अमेरिका की सेना ने वियतनाम के माई लाई गांव में सैकड़ों निर्दोष नागरिकों, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बूढ़े शामिल थे, उनकी निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी। ऐसी घटनाओं से अमेरिका की सेना की छवि खराब हुई। अमेरिका ने लगभग 58,000 सैनिक खोए, अरबों डॉलर खर्च किए। युद्ध लंबा खिंचता चला गया, जिसका कोई स्पष्ट परिणाम नहीं दिख रहा था। वियत कांग ने टेंट त्योहार के समय एक समन्वित हमला किया, जिसमें कई शहरों पर कब्जा कर लिया। सैन्य दृष्टि से अमेरिका ने हमले को नाकाम किया, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका था। बढ़ते विरोध और असंतोष को देखते हुए राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने शांति वार्ता शुरू की। 1973 में पेरिस में शांति समझौता हुआ, जिसमें अमेरिका ने अपने सभी सैनिक वापस बुलाने का वादा किया। अमेरिका के जाने के बाद उत्तर वियतनामी सेना ने जोरदार हमला किया। 30 अप्रैल 1975 को साइगॉन, यानी दक्षिण अमेरिका की राजधानी, पर कब्जा हो गया और देश एकीकृत होकर के साम्यवादी वियतनाम बन गया। लाखों नागरिक मारे गए, शहर और गांव तबाह हो गए। युद्ध के बाद वियतनाम ने समाजवादी शासन को अपनाया, धीरे धीरे पुनर्निर्माण शुरू किया। वियतनाम सिंड्रोम भविष्य में किसी युद्ध में सीधी दखलंदाजी से बचने की एक प्रवृत्ति है। विदेश नीति में आत्ममंथन शुरू हुआ। अमेरिकी सेना और सरकार की छवि को गहरा आघात पहुंचा। वियतनाम युद्ध को अक्सर पहला टेलीविजन युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इस संघर्ष के दौरान मीडिया कवरेज पहले से कहीं व्यापक और तत्काल थी। 1966 तक अमेरिका के 93% घरों में टेलीविजन सेट मौजूद थे। दर्शक जो फुटेज देख रहे थे, वे काफी हद तक असंपादित और वास्तविक थे। जब पतझड़ के मौसम में वियत कांग ने साइगान में अमेरिकी दूतावास के पास हमला किया, तब की लाइव और बेहद करीबी फुटेज ने अमेरिका के घरों में बैठी जनता को सीधे युद्ध का अनुभव कराया। इसने युद्ध को केवल दक्षिण वियतनाम तक सीमित नहीं रहने दिया, अमेरिकी लोगों के बेडरूम तक ला दिया। 1968 के बाद टीवी और अखबारों में युद्ध के खिलाफ माहौल बनने लगा। निर्दोष नागरिकों की हत्या, घायल होने और प्रताड़ना की भयावह तस्वीरें मीडिया में दिखने लगी, जिससे अमेरिकी नागरिकों में असंतोष फैलने लगा। इस असंतोष ने पूरे देश में युद्ध विरोधी आंदोलन को जन्म दे दिया। 4 मई 1970 को ओहायो स्थित केंट स्टेट यूनिवर्सिटी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे 4 छात्रों को नेशनल गार्ड्स द्वारा गोली मार दी गई। यह घटना केंट स्टेट नरसंहार के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसने युद्ध विरोधी भावना को और तेज कर दिया। जबरन युवाओं की सेना में भर्ती होने लगी। वियतनाम से लौटते ताबूतों की तस्वीरें टीवी पर दिखाई जाने लगी। जनता का मनोबल और गिरने लगा। इस युद्ध में कुल मिलाकर लगभग 58,000 अमेरिकी सैनिक या तो मारे गए या लापता हो गए। वियतनामी इतिहासकार प्रोफेसर वू का मानना है कि उत्तर वियतनाम की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वहां की सरकार मीडिया पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। जनता तक केवल अपनी पसंद की जानकारी पहुंचाती थी। उन्होंने सीमाएं बंद कर दी थी, विरोध को कठोरता से कुचल दिया था। यह युद्ध बेहद क्रूर था, जिसमें अमेरिका ने कई घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। नापाल्म जैसे ज्वलनशील रसायनों ने हर चीज को भस्म कर दिया।
वहीं एजेंट ऑरेंज ने वियतनाम के खेतों और जंगलों को नष्ट कर डाला, जिससे स्थानीय लोगों को भूखमरी झेलनी पड़ी। इन दोनों हथियारों ने ग्रामीण जनता के बीच अमेरिका की छवि को बेहद नकारात्मक बना दिया। इसके अलावा सर्च एंड डिस्ट्रॉप अभियानों में कई निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। सबसे भयावह उदाहरण 1968 का माई लाई नरसंहार रहा, जिसमें सैकड़ों नागरिकों की हत्या कर दी गई। दक्षिण वियतनाम की अधिकतर आबादी कम्युनिस्ट विचारधारा से सहमत नहीं थी। वे केवल अपनी जान बचाकर जीना चाहते थे, लेकिन अमेरिकी कार्रवाइयों ने उन्हें वियत कांग की ओर धकेल दिया। प्रोफेसर वू मानते हैं कि अमेरिका स्थानीय लोगों का दिल और विश्वास जीतने में पूरी तरह असफल रहा। वह कहते हैं कि किसी विदेशी सेना के लिए स्थानीय जनता के बीच स्नेह और समर्थन प्राप्त करना हमेशा कठिन होता है। यह स्वाभाविक है कि विदेशी सैनिकों को शक की नजर से देखा जाएगा, न कि आदर की दृष्टि से। लेकिन आज जब तमाम लोग इस मुगालते में हैं कि ट्रंप के एक पोस्ट के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ दो दो हाथ करना बंद कर दिया, उन्हें अपना मुगालता दूर करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका भी अपराजेय नहीं है, अजेय नहीं है। अमेरिका को वियतनाम हरा सकता है, तो भारत अमेरिका के भय से कुछ नहीं करेगा। हर देश की अपनी रणनीतिक जरूरत होती है, जिसे ऊपर और महत्वपूर्ण जगहों पर बैठे लोग समझते हैं। उसके हिसाब से उन्होंने कोई फैसला लिया होगा। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।